गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ज्ञान गोदावरी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हमने पिछले वीडियो में टीजीटी यानी प्रशिक्षित स्नातक के नागरिक शास्त्र से जुड़े विषय के पाठ्यक्रम पे चर्चा की थी कि हमें क्या पढ़ना है और उस पाठ्यक्रम में किस किस एरिया से सवाल आते हैं। उन सवालों का हमने कल थोड़ी बहुत चर्चा आपके सामने पिछले वीडियो में की थी। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो ज़रूर कर लें, क्योंकि नागरिक शास्त्र से जुड़े पाठ्यक्रम और उससे जुड़े टॉपिक की चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। और अगर आप बेल आइकन बटन दबाए रखेंगे तो आप ऑल नोटिफिकेशन वाला एरिया उसको क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जब भी हम लोगों का वीडियो ज्ञान गोदावरी का जब YouTube पे डाला जाएगा तब आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में टीजीटी की बम्पर वैकेंसी आने वाली है। और उसमें टीजीटी का जो सोशल साइंस का पेपर है, सामाजिक विज्ञान का, जिसमें 4 पार्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, जिसमें छात्रों को 2 पार्ट करना होता है और 125 सवाल होते हैं। उन सवालों के क्रम में हमारी कोशिश ये रहेगी कि अगर हम जो नागरिक शास्त्र आपके समक्ष पेश करेंगे उसमें से जितने लगभग 63 सवाल आते हैं, 63, 62 सवालों के 2 सेट होते हैं अलग अलग विषयों के, उन 2 सेट को करना होता है। तो 63 सवालों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 100% करने की कोशिश करें। और उसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक टॉपिक है राजनीतिक विचारकों की, उसमें पाश्चात्य और भारतीय राजनीतिक विचारकों के रूप में विभाजन किया गया है। और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों में सबसे पहले नाम आता है प्लेटो का, क्योंकि प्लेटो और अरस्तु से ही जो राजनीतिक चिंतन की परंपरा पाश्चात्य जगत में व्यवस्थित रूप से शुरू हुई थी। जैसे भारतीय जगत में मनु और कौटिल्य का नाम आता है, उससे को भी हमें उस पाठ्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने शामिल किया है और उनसे भी जुड़े कॉन्सेप्ट को हमें पढ़ना है। लेकिन इस वीडियो में हम आज सिर्फ चर्चा करेंगे प्लेटो के आरंभिक जीवन का, उससे जुड़े सवाल बनते हैं। चूँकि टीजीटी के नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में अभी राजनीतिक विचारकों से जुड़े सवाल बहुत ज़्यादा नहीं बने हैं, लेकिन चूँकि एग्ज़ाम अभी बड़े पैमाने पर, चूँकि इसकी वैकेंसी 3 साल, 4 साल, 2 साल में आती है, रेगुलराइज नहीं है वैकेंसी, तो इसीलिए जो राजनीतिक विचारकों का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है टीजीटी के नागरिक शास्त्र में, उससे जुड़े सवाल बड़े पैमाने पर नहीं आए हैं। लेकिन जब एग्जामिनर पेपर सेटर जब पेपर बनाने बैठते हैं तो उनकी प्रवृत्ति ये रहती है कि पुराने प्रश्नों के बदले हम नए प्रश्न डालें, क्योंकि अक्सर बच्चों की ये मनोवृत्ति होती है कि क्वेश्चन बैंक के माध्यम से पुराने प्रश्नों को हल करके एग्जाम में बैठने की कोशिश करते हैं और क्वालिफाई होने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन यह धारणा सही नहीं है, क्योंकि पुराने क्वेश्चन बैंक के आधार पे हम सवाल तो कर सकते हैं, लेकिन वह सिर्फ हमें एक इंटरव्यू के दरवाजे तक पहुंचा सकता है, लेकिन कंप्लीटली क्वालिफाई करने की नौबत नहीं आने देता है, यानी हमारा चयन पूर्ण नहीं हो पाता है। क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना सवाल करेंगे और सवाल सही होंगे तो हमें इंटरव्यू में आसानी होगी। और चूँकि उसका जो मेरिट है इंटरव्यू और रिटेन का नंबर जोड़ के फाइनल मेरिट बनती है। अभी हो हल्ला भी हुआ है सोशल मीडिया के द्वारा कि टीजीटी में साक्षात्कार ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर ये न्यूज़ सही साबित होती है, वो तो विज्ञापन आने के बाद क्लियर होगा, लेकिन अगर सही साबित होती है तो फिर रिटेन का महत्व तो बढ़ जाएगा। और हम ये कोशिश करेंगे और आपको भी ये कोशिश करना चाहिए कि पाठ्यक्रम का कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। तो आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो की, कि देखते हैं कि प्लेटो का जो मूल नाम था, बचपन का नाम था, ये भी सवाल बनता है। विभिन्न लेक्चरों से जुड़ी परीक्षाओं में विभिन्न राज्यों द्वारा जो आयोजित की जाती है उसमें ये सवाल कई बार आए हैं। उनका जो मूल नाम था वो एरिस्टोक्लिस था, एरिस्टोक्लिस था।
ये प्लेटो का मूल नाम था और प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व हुआ था और उनकी मृत्यु 347 ईसा पूर्व, यानी 80 साल का भरपूर जीवन उन्होंने जिया था। इनका मूल नाम एरिस्टोक्लिस था। प्लेटो नाम इसलिए पड़ा कि बड़ी वो सुंदर भी थे, हिष्ट पुष्ट भी थे और उनके कंधे चौड़े थे, इसलिए उनको प्लेटो नाम दिया गया, यानी अफलातून। प्लेटो का एक मतलब होता है अफलातून। और ये यूनान के एथेंस में पैदा हुए थे और जब ये पैदा हुए थे तभी एथेंस में दो धाराओं के बीच संघर्ष चल रहा था। एक लोकतंत्र समर्थकों का था और एक कुलीन तंत्र, यानी जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी होती है, यानी जो समाज के संपन्न वर्ग के लोग होते हैं वो कुलीन कहे जाते हैं। तो समाज के संपन्न वर्ग के लोगों के बीच और लोकतंत्रवादियों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था और प्लेटो कुलीन तंत्रीय परिवार में पैदा हुआ था। तो लोगों को ये शंका भी थी कि वो निश्चित तौर पे लोकतंत्र विरोधियों के साथ है, यानी कुलीन वर्ग जो लोकतंत्र की सत्ता वहाँ से हटाना चाहता है उनके साथ वो है। और प्लेटो पढ़ने लिखने में अच्छे भी थे, वो खेलों में पुरस्कार प्राप्त किए, सैनिक के रूप में भी एक बार मेडल प्राप्त किए। लेकिन उस समय यूनान में एक प्रसिद्ध विचारक थे सुकरात, उनका बोलबाला था। वैसे सुकरात ने कोई रचना लिखी नहीं है, लेकिन उनकी बहुत सी बातें प्लेटो के मुंह से संवाद शैली में, जिसको कथोपकथन शैली कहा जाता है, और कथोपकथन शैली कहा जाता है, इस शैली में उनकी बातें प्लेटो की रचनाओं में है। जेनोफन एक बुक थी, उसमें जो है सुकरात के विचार भरे पड़े हैं और सुकरात के प्रति प्लेटो आकर्षण रखते थे। प्लेटो के गुरु भी थे सुकरात, प्लेटो ने उनको अपना गुरु भी माना था। और सुकरात का जो राजनीतिक विचार था वो लोकतंत्र के विरोध में था, क्योंकि उनका मानना था कि लोकतंत्र धूर्त नेताओं का शासन है, लोकतंत्र मनोवेग से संचालित होता है और लोकतंत्र में जो वाकपटु नेता होते हैं वो जनता के बीच निरंतर झूठ कुतर्क के सहारे उनकी मनोदशा पर नियंत्रण प्राप्त करके, उनका समर्थन प्राप्त करके सत्ता में आ जाते हैं। यानी वो नेताओं से, एक तरह से लोकतांत्रिक नेताओं को झूठा मिथ्या प्रचार करने वाला मानते थे और उनसे इनकी एक तरह से प्लेटो उनसे प्रभावित थे। और प्लेटो के आरंभिक विचार भी यही थे कि जो सुकरात की मान्यता थी कि लोकतंत्र, जो एथेंस का लोकतंत्र है, वो सही नहीं है। और ये विचार उनके मन में तब आया जब स्पार्टा, पड़ोसी उनका एक नगर राज्य था, क्योंकि उस समय प्राचीन यूनान में जो राज्य थे वो नगर राज्य कहे जाते थे, छोटे छोटे भूभाग में थे। तो स्पार्टा से उनका निरंतर संघर्ष चल रहा था और प्लेटो ने इस पे विचार करना शुरू किया कि स्पार्टा से एथेंसवासी क्यों हार गए, तो उसके लिए लोकतांत्रिक नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। उनका ये मानना था कि इनका जो मुख्य गुण है वो ज्ञान नहीं होता है, ये जनता में भावोत्तेजक नारे देके अपनी वाकपटुता का प्रदर्शन करके सत्ता हासिल कर लेते हैं। इसीलिए जब एथेंस में लोकतंत्रवादियों की जीत हुई, कुलीन तंत्र के खिलाफ जो उनका संघर्ष चल रहा था, जब जीत हुई तो सुकरात को प्राण दंड दे दिया गया। और जब सुकरात को प्राण दंड दिया गया, चाहे तो सुकरात उस समय जेल से भाग सकते थे, लोगों ने उनकी मदद करने की कोशिश भी की और ये कहा कि ये अत्याचारी शासन है, आप जेल से भाग जाइए। लेकिन सुकरात ने जेल से भागने को नकार दिया और वो कानून का पालन करना ही अपना सर्वोच्च धर्म समझा और उनको विष का प्याला दिया गया। इसका गहरा प्रभाव प्लेटो के मन पे पड़ा और प्लेटो वहाँ से एथेंस से निकल गए और वो जगह जगह घूमे, यूनान गए, इटली गए, मिस्र गए, फारस भी गए। और कुछ किंवदंतियाँ ये है कि उस कार्यकाल में, इसका कोई साक्ष्य तो इतिहास में नहीं मिलता, लेकिन वो भारत भी आए थे,
क्योंकि वेदांत में जो न्याय के संदर्भ में विचार है वो प्लेटो के विचार से मिलते जुलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो धर्म का विचार है वो धर्म को प्राचीन काल में स्वकर्तव्य पालन से लिया जाता था, और प्लेटो भी न्याय को विभिन्न सामाजिक वर्गों के विभिन्न व्यक्तियों के अपने स्वकर्तव्य पालन से जोड़कर देखते थे। और उसके बाद जो प्लेटो ने घूम के चारों तरफ से आए तो फिर उन्होंने एक अकादमी स्थापित की, एथेंस में ही उनकी अकादमी स्थापित की और उसमें लोग पढ़ने के लिए आने लगे। उसमें उनका एक शिष्य अरस्तु था, इसी अकादमी का छात्र था और प्लेटो का वो शिष्य भी बना। और आप लोग जानते हैं कि ये सवाल पूछते हैं आपके एग्जाम में कि प्लेटो का शिष्य कौन था या प्लेटो का गुरु कौन था, और गुरु शिष्य की ये परंपरा हर जगह विद्यमान रही है। सुकरात प्लेटो के गुरु थे, इसको क्रम हम देखते हैं, और प्लेटो अरस्तु के गुरु थे, क्योंकि अरस्तु उन्हीं के अकादमी के छात्र थे। और प्लेटो ने इस दौरान 3 रचनाएं की। इन रचनाओं के बारे में भी सवाल पूछा जाता है। 3 रचनाएं की। पहली रचना उनकी थी रिपब्लिक, जिसका शीर्षक था, जिसको हिंदी में कहा गया राज व्यवस्था। इनकी पहली रचना थी। इसी रचना में उन्होंने आदर्श राज्य का चित्रण किया और न्याय की तलाश शुरू की। इसका उपशीर्षक न्याय से संबंधित भी माना जाता है। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लेटो की किस कृति को न्याय से संबंधित माना जाता है। ये इनकी रिपब्लिक कृति थी। इसी में आदर्श राज्य की परिकल्पना इन्होंने प्रस्तुत की थी। और रिपब्लिक में कई बातों का समावेश था, केवल राजनीति का ही चिंतन नहीं था, उसमें शिक्षा का भी था, उसमें ईश्वर मीमांसा भी था, तत्व मीमांसा भी था, उसमें मनोविज्ञान भी था, उसमें समाज का भी चित्रण था। तो रिपब्लिक अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथ है। और रिपब्लिक के बारे में ही ये सवाल अक्सर आते हैं। रिपब्लिक के बारे में ही रूसो ने जो है कहा था कि यह शिक्षा पे संपूर्ण प्रबंध है। रूसो का ये कथन बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये सवाल पूछा भी जाता है। रूसो ने कहा, रूसो के अनुसार रिपब्लिक शिक्षा पे सर्वोत्तम ग्रंथ है। और इसमें शिक्षा के बारे में बड़ी विस्तृत चर्चा है, क्योंकि हम आगे चल के देखेंगे कि प्लेटो की शिक्षा योजना क्या है। और जब इन्होंने आदर्श राज्य का चित्रण किया तो सिसिली नगर राज्य था, सिसिली का जो राजधानी थी, सिसिली की राजधानी थी, सिसिली की राजधानी सिराक्यूज थी, सिराक्यूज। इसका शासक डायोनीसियस था, डायोनीसियस इसका शासक था। डायोनीसियस ने प्लेटो से कहा कि आप अपनी कल्पना का आदर्श राज्य हमारे यहाँ आकर स्थापित करिए। और उस आदर्श राज्य में शासन की जो बागडोर थी वो दार्शनिकों को सौंपा जाना था, यानी शासन दार्शनिकों द्वारा किया जाना था या शासक स्वयं दार्शनिक हो जाए, उनकी ये परिकल्पना थी। तो जब ये डायोनीसियस के निमंत्रण पे सिराक्यूज गए और वहाँ प्रयास ये किया गया कि प्लेटो के आदर्श राज्य की जो कल्पना है आइडियल स्टेट की, उसको वहाँ पे क्रियान्वित किया जाए। और जब क्रियान्वयन की शुरुआत हुई तो उसमें तमाम अड़चन आए और डायोनीसियस को ये लगा कि प्लेटो के आदर्श राज्य के अनुरूप मुझे ढलने के लिए बड़ी कठोर अनुशासन वाली जिंदगी व्यतीत करनी पड़ेगी, या मुझे पूर्णतया दार्शनिक बनना पड़ेगा। और मैं अगर पूर्णतया दार्शनिक बन जाऊंगा
तो फिर सत्ता का मोह माया त्यागना पड़ेगा। तो उनके वहाँ से मतभेद शुरू हो गए और ये मतभेद धीरे धीरे संघर्ष में बदले और उन्होंने गुस्सा के प्लेटो को एक गुलाम के हाथों बेच दिया। और फिर जो है एक मित्र ने इनको उस गुलाम से खरीद के आज़ाद कर दिया। फिर प्लेटो के मन में आदर्श राज्य की परिकल्पना से थोड़ा मोह हटा और उन्होंने सब आइडियल स्टेट, जिसको कहा जाता है सब आइडियल स्टेट की रचना की, सब आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया। और सब आइडियल स्टेट जो है उसको हम देखते हैं कि सब आइडियल स्टेट में क्या कहा उन्होंने, उपादर्श राज्य इसको कहा जाता है, उपादर्श राज्य। सब आइडियल स्टेट। उपादर्श राज्य में, जैसे आदर्श राज्य में दार्शनिकों की प्रधानता होगी, यानी शासक दार्शनिक होगा, और लेकिन उपादर्श राज्य में उन्होंने कानूनों की प्रधानता दी, कानूनों की प्रधानता दी। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में बदलाव नहीं होगा तब तक आदर्श राज्य की परिकल्पना को लागू नहीं किया जा सकता। और इसकी चर्चा उन्होंने बाद में 2 कृतियां लिखी। ये 2 कृतियां हैं आपकी, एक स्टेट्समैन, 2 कृतियों की चर्चा उनके जीवन में की गई। एक है कृति स्टेट्समैन, स्टेट्समैन। राजमर्मज्ञ इसको उन्होंने कहा, राजमर्मज्ञ इसको हिंदी में कहते हैं। और दूसरा जो है लॉज। ये 3 उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। विधि व्यवस्था, विधि व्यवस्था, इस पे उन्होंने आगे चल के अपने राजनीतिक विचारों को परिवर्तित किया। परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनकी कल्पना का आदर्श राज्य मूर्त रूप नहीं ले पाया और उसमें ज़्यादा बल मानव प्रवृत्तियों में सुधार पे था और उसको ज्ञान का मुख्य आधार मानते थे। इस वजह से वो परिकल्पना साकार रूप नहीं ले पाई। तो उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन करके कानूनों की प्रधानता दी। तो आज चूंकि हम लोगों ने प्लेटो के राजनीतिक जीवन से आरंभिक राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा की है, अब प्लेटो के जो सिद्धांत हैं, न्याय सिद्धांत, शिक्षा प्रणाली और स्त्री और संपत्ति का साम्यवाद, उसकी तुलना हम आधुनिक साम्यवाद से भी करेंगे और देखेंगे। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिन लोगों को भी टीजीटी के नागरिक शास्त्र खंड की बेहतर ढंग से तैयारी करनी है, उन बच्चों को ये आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ज्ञान गोदावरी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को आप लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, जिससे हम आपको यह सामग्री पहुंचा सकें और आसानी से इस पाठ्यक्रम से जुड़े कॉन्सेप्ट को समझते हुए जिससे जो जो सवाल आते हैं या बनने की संभावना है उसको आप समझ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही और अगला हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।